वेलकम फ्रेंड्स, शहजाद एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज एसक्यूएल के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप फंक्शंस की टाइप्स और उसका सिंटैक्स। उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप फंक्शंस जिसमें एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट वगैरह शामिल हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रुप फंक्शन के साथ हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को किस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नल वैल्यूज़ इन अ ग्रुप फंक्शंस, कोई ऐसा कॉलम जिसके अंदर हमारे पास नल वैल्यू हो, जैसे हमारे पास कमीशन का कॉलम है तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रुप फंक्शंस जो है काम करता है। ठीक है, उसकी 2-4 एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके बाद ग्रुपिंग रॉज में हम देखेंगे यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का टॉपिक जो है आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। हैविंग क्लॉज जो कि ग्रुप बाय के साथ यूज़ होती है, इसको भी आज डिटेल में देखेंगे। और सबसे एंड में नेस्टिंग ग्रुप फंक्शंस। तो ये सारे टॉपिक जो हैं ये आज के हमारे एजेंडा में शामिल हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट आर ग्रुप फंक्शंस? ग्रुप फंक्शंस ऑपरेट ऑन सेट्स ऑफ रॉज टू गिव वन रिजल्ट पर ग्रुप। होता क्या है इसमें? ग्रुप फंक्शंस जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये सेट ऑफ रॉज का जो है एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप के ऊपर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। आप मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं, उसका मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, एवरेज निकालना चाह रहे हैं, उसका टोटल काउंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है ग्रुप फंक्शन की। इसको हम आगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रुप फंक्शंस, ये ग्रुप फंक्शंस की कुछ टाइप्स हैं जिसमें एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, एसटीडी डेफ, सम, वेरिएंस, ये तमाम फंक्शंस जो है ये ग्रुप फंक्शंस हैं। इन तमाम फंक्शंस को 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ जो है यूज़ करके देखेंगे हम। यूजिंग द एवरेज एंड सम फंक्शंस, अगर किसी डाटा का आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं या सम निकालना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से निकालेंगे, ये उसकी एक एग्जाम्पल दी गई है। चलें एसक्यूएल की तरफ चलते हैं और इसी एग्जाम्पल से जो है आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट सम ऑफ सेल, मिनिमम ऑफ सेल, मैक्स ऑफ सेल, एवरेज ऑफ सेल, काउंट ऑफ सेल फ्रॉम EMP। इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसने जो है जितनी भी सैलरी थी उसका सम दिखा दिया यहाँ पे 30,125 के करीब। मिनिमम सैलरी जो कि एक कलर के शायद यूज़र था ये उसकी थी 800। मैक्सिमम सैलरी ये एक एम्प्लॉय की है, ये इसने 5,000 ये निकाली है। एवरेज सैलरी जो है ये सब पॉइंट में आ रही है, इसको भी हम सही करते हैं राउंड का फंक्शन लगा के। और टोटल काउंट जो इसने किए हैं सैलरी के जो कॉलम के जो रिकॉर्ड हैं वो टोटल 15 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सारे फंक्शंस मैंने एक ही क्वेरी में लगा के आपको दिखा दिए हैं। ये क्वेरी जो मैंने अभी लगाई थी। ठीक है, अब इसमें जो है हम राउंड का फंक्शन लगाएंगे एवरेज पे और जो सेकंड आर्गूमेंट है उस पे हम 0 लगा देंगे। ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सिंटैक्स को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एवरेज सैलरी का जो इसने राउंड करके इसको निकाला है तो ये तकरीबन 2008 जो है ना एवरेज सैलरी बन रही है तमाम एम्प्लॉइज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने लगाया है कि सम ऑफ सेल ग्रुप फंक्शन हमने लगाया, मिनिमम ऑफ सेल, मैक्स ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद एवरेज ऑफ सेल, एवरेज ऑफ सेल पॉइंट मारा था इसलिए शुरू में राउंड का फंक्शन लगा दिया और सबसे एंड में जो है हमने काउंट का फंक्शन लगा के जो है रॉज को काउंट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ हम ऐड करते हैं, वेयर की कंडीशन। हमने यहाँ पे इसे कहा कि वेयर DPTNO इक्वल टू 10, ये एक कंडीशन जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दी। इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमें ये स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे सम ऑफ सेल, मिनिमम ऑफ सेल, मैक्सिमम ऑफ सेल, एवरेज ऑफ सेल और काउंट, ये टोटल बता रहा है सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10। यानी डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर जो है टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं और उन 4 रिकॉर्ड्स में जो सैलरी का सम है वो ये है, मिनिमम सैलरी इसकी ये है, मैक्सिमम सैलरी इसकी ये है। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें, हमने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर DPTNO इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इसके जो है डिपार्टमेंट नंबर 10 के 4 रिकॉर्ड्स ही हैं
और जो मैक्सिमम सैलरी है वो उसमें 5000 है, जो मिनिमम सैलरी है वो 11000। और यही उसमें जो रिज़ल्ट आया था उसको सिर्फ हमने जस्ट वेरीफाई करना चाहिए, अपने एंड पे वेरीफाई भी कर लिया करें, ठीक है। क्यूरी में भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने वेयर क्लॉज में जो डिपार्टमेंट नंबर 10 के हमने रिकॉर्ड्स निकाले हैं, अब हम इसे कहते हैं यहाँ पर कि वेयर जॉब इन, और यहाँ पर हम इसको बताते हैं क्लर्क, और साथ में सेल्समैन। यानी कि ये तमाम रिकॉर्ड लेके आओ किन लोगों के जिनकी जॉब क्लर्क और सेल्समैन है, उन लोगों के, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि क्लर्क और सेल्समैन का जो सम है वो टोटल ये है। मिनिमम सैलरी इसमें 800 है जो कि क्लर्क की है, मैक्सिमम सैलरी ये 1600 है, और ये एवरेज सैलरी 1219। काउंट ऑफ सेल जो है वो 8 है, यानी टोटल क्लर्क और जो सेल्समैन हैं वो टोटल 8 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो कॉलम हमने यूज़ किया है, इनकी डेटा टाइप क्या है? सैलरी नंबर में होती है, और तमाम कॉलम में जो है हमने सैलरी ही लिया है। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट सम ऑफ हायर डेट फ्रॉम ईएमपी। क्या ये क्यूरी चलेगी? हम यहाँ पे हायर डेट को जो है सम करवा रहे हैं, क्या रिज़ल्ट आएगा इसका? क्या एक डेट के अंदर दूसरी डेट ऐड होती है? क्या रिज़ल्ट आएगा इसका? क्या कह रहा है ये? इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप, एक्सपेक्टेड नंबर गॉट डेट। इसका मतलब है कि सम नहीं कर सकते हम, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। हायर डेट, सॉरी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई। अब रन करते हैं क्वेरी को, ठीक है। मिनिमम हायर डेट, मैक्सिमम हायर डेट, ये निकालना तो पॉसिबल है, लेकिन उसका सम करना हायर डेट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो कौन सा फंक्शन ऐसा लग रहा है आपको जो कि किसी भी किस्म के कॉलम पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि चाहे उसमें नंबर लिखा हो, चाहे उसमें डेट हो। काउंट का फंक्शन, काउंट का फंक्शन जो है वो हम किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका काम जो है सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है कि इसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। वैल्यू किसी भी डाटा टाइप में हो सकती है। मिनिमम आप कैरेक्टर में लगा सकते हैं। अगर मैं लिखूं सेलेक्ट मिनिमम ऑफ ई नेम, और मैंने लिखा मैक्सिमम ऑफ ई नेम फ्रॉम ईएमपी, अब क्या ये क्वेरी चलेगी? चलो इसको रन करते हैं। जी हाँ, ये क्वेरी जो है इसमें भी चल सकती है। आप इसको करैक्टर डाटा में भी रन कर सकते हैं। एस की कोड के हिसाब से उसने क्या किया, मिनिमम और मैक्सिमम निकाल दिया। एस की कोड क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ए का एस की कोड निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा? $65। तो एस की कोड होते हैं इसमें, जिसकी बेस के ऊपर जो है ये मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो करैक्टर वैल्यू में से निकाल रहे होते हैं। ये बी का 66 आ गया, ठीक है। तो करैक्टर में जब भी आप कोई करैक्टर टाइप करते हैं तो उसका बैक पे एक कोड होता है जिसके पीछे सारी वर्किंग चल रही होती है। हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती आमतौर पे प्रोग्रामिंग में, लेकिन हम इसकी बेस पे काम कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। बहरहाल ये फिक्स्ड है, और ये आप ध्यान में रखें कि ये आपने यहाँ पे अभी कैपिटल बी लिखा है। अगर स्मॉल बी लिखेंगे तो उसका एक एस की कोड अलग होगा। ठीक है, तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसके बैक पर जो है इनके कोड हैं वो, और इस कोडिंग की बिहाफ पर ही यहाँ पर जो है उसने मिनिमम और मैक्सिमम को जो है निकाला है, ठीक है। वरना अगर देखा जाए कि ये कैरेक्टर में ये जो मिनिमम और मैक्सिमम हमने निकाला है इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है, लेकिन बहरहाल ये काम भी इसके अंदर जो है हो सकता है यूजिंग द काउंट फंक्शन। अच्छा, अगर हम लिखें एक बहुत आसान सी चीज़ और बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है, हमें ये चेक करना है कि किसी भी टेबल में नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स यानी रॉस कितनी है। हमने सिंपल लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी।
क्या बताया इसने, टोटल नंबर ऑफ़ रॉज जो हैं 15 है, यानी टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 15 है, यानी 15 एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन जो है इस टेबल के अंदर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लिखें यहाँ पे EMP की जगह DPT, तो इसने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ़ 4 रिकॉर्ड्स जो हैं इस टेबल के अंदर मौजूद है। तो किसी भी टेबल के अंदर अगर आपने ये चेक करना है कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो उसके लिए जो है हम काउंट का फंक्शन जो है यूज़ करते हैं। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट, तो इसने ये बता दिया कि जो हमारी कैटलॉग है उस कैटलॉग के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो टेबल हैं, व्यू हैं, कुछ भी है, वो टोटल नंबर ऑफ़ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 4 हैं। और अगर हम उसको चेक करना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ़ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 4 ही हैं, तो ये देखें बोनस, डिपार्टमेंट, EMP और सेल ग्रेड, तो ये 4 इसके अंदर टेबल थे जिसको उसने शो किया था काउंट के फंक्शन के ज़रिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इसका जो है आगे मेरा एक डिटेल टॉपिक है जिसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी जस्ट हम काउंट का फंक्शन हम लगा के जिसमें सिर्फ चेक करना चाह रहे हैं कि यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। हमने से रन किया तो क्या आया, टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, अब इसको रन किया, कितना रिकॉर्ड बताया इसने, 55,630। ये टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स, अभी ऑब्जेक्ट्स में व्यू हो, साइनोनियम हो, सीक्वेंस हो, टेबल हो, एक्सेट्रा जो भी हो, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ़ काउंट जो है किसके अंदर, ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वो इतने हैं। ठीक है। तो ये यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट हो गया, ये डेटा डिक्शनरी का एक टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, आगे जाके जो डिटेल से हम देखेंगे, इस पर जो है पूरी मेरी क्लासेस हैं, तो इसमें अभी आप परेशान मत हो कि ये ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है या यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ है। ठीक है। इसके अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन होती है कि जो करंट यूज़र हैं उन्होंने किस किस किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। अभी हमने सिर्फ टेबल को देखा है, इसके अलावा हमने किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखा है, तो इसलिए अभी हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब हम आगे जाएंगे उस पर तो फिर हम वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे लिखूँ सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। रिकॉर्ड्स तो EMP के टेबल में मौजूद हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे सिर्फ सेल्समैन का पता करके बताओ कि टोटल सेल्समैन कितने हैं जिनकी जॉब सेल्समैन है। उसने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ़ 4 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जो कि 81 में हायर हुए थे, ये कितने हैं, वो एम्प्लॉयज़ जो कि 81 में हायर हुए थे, यानी 1981 में, क्या करेंगे इसके लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर, अब मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 ऑफ हायर डेट, क्या निकालो, ईयर निकालो, कौन सा ईयर निकालो, 1981। ठीक है। क्या दिखाया इसने, 10 रिकॉर्ड्स, यानी कि 10 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनकी जो हायरिंग है वो 1981 की है। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, ठीक है, और वी आर 2 4 ऑफ हायर डेट इक्वल टू 1981, तो यहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ये वो टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं जिनकी हायर डेट जो है 1981 की है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो हायरिंग हुई थी वो 1981 में हुई थी। ठीक है। ठीक है। तो हम वेयर क्लॉज जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे हमने यहाँ पे जो है वो हायर डेट की कंडीशन हमने लगा दी है यहाँ पे। अच्छा, काउंट स्टैटिक का मतलब तो ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स, अगर हम काउंट स्टैटिक में अगर स्टैटिक की जगह किसी कॉलम नेम को लिखते हैं तो क्या रिज़ल्ट आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट काउंट ऑफ EMPNO फ्रॉम EMP। ठीक है। अब मैंने स्टैटिक की जगह जो है कॉलम नेम लिखा है, क्या किया इसने,
इसने जो EMPNO का कॉलम था उस कॉलम के अंदर 15 रिकॉर्ड्स थे। अब आप सोचेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 15 है तो 15 ही आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि EMPNO पर प्राइमरी की लगी हुई है। अब ये प्राइमरी की का भी एक टॉपिक है जो कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक डिटेल टॉपिक है। जब हम कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे टेबल्स के अंदर जो लगते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, ये तमाम चीज़ें, तो फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं जस्ट सिर्फ ये बता रहा हूँ, क्योंकि EMPNO का वो कॉलम ऐसा होता है कि जिसको आप ब्लैंक छोड़ ही नहीं सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जो है EMPNO की जगह अगर मैं कमीशन का कॉलम लूँ, अब कहने को तो 15 रिकॉर्ड्स हैं, अब क्या दिखाएगा यहाँ पर? देखें क्या दिखाया इसने, 4 रिकॉर्ड्स, लेकिन रिकॉर्ड्स तो 15 है, तो फिर यहाँ पर 4 क्यों दिखा रहा है? नल की वजह से जी। अब इसको जब हमने कंफर्म किया यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें जो है ये देखें 1, 2, 3 और 4, ये 0 भी एक वैल्यू है। इन 4 के अलावा बाकी तमाम के तमाम नल हैं, और नल को ये काउंट के फंक्शन के अंदर काउंट नहीं करता, ठीक है। अब अगर इसको मैं ये जो मैंने काउंट कमीशन की जो क्यूरी चलाई थी हमने यहाँ पर, ठीक है ना, अब ये कमीशन का कॉलम हमने यहाँ पे लगाया है। अब अगर हम यहाँ पर NVL का फंक्शन लगाएं, यानी NVL ऑफ कमीशन कॉमा 0, ठीक है, अब क्या करेगा ये? अब इसने 15 रिकॉर्ड जो है यहाँ पे शो कर दिए। और NVL के फंक्शन के बारे में जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि NVL क्या करता है, नल्स को रिमूव कर देता है। यानी उसने क्या किया कि कमीशन में जिस जिस जगह पर भी नल आ रहा है वहाँ पे 0 ले लो। जब 0 लिया तो उस कॉलम के अंदर जो नल्स थे वो भी एक वैल्यू बन गई, तो उसने यहाँ पे जो 15 रिकॉर्ड्स अब यहाँ पे शो कर दिए NVL के फंक्शन के साथ, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर यही काम कर रही है। यहाँ पे इसने क्या है, सेलेक्ट काउंट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये HR के टेबल में से लिया इसने, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल टू 50, यानी कि 50 जो डिपार्टमेंट नंबर है उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे इसने निकाला 5, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह, और जब यहाँ पर जो इसने कमीशन का कॉलम काउंट के साथ लगाया, यानी कि यहाँ पर इसने सिर्फ वही रिकॉर्ड्स उठाएँ जिनके कमीशन में कोई ना कोई वैल्यू मौजूद थी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो है हम डिस्टिंक्ट के अंदर भी जो है ये काम कर सकते हैं। किस तरह से? हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट DPTNO फ्रॉम EMP, सिर्फ ये क्यूरी क्या रिजल्ट लेके आएगी, यानी DPTNO के कॉलम में डुप्लीकेशन को ख़त्म करके हमें बताओ कि कौन कौन सी रिकॉर्ड मौजूद हैं। यानी डिपार्टमेंट नंबर 10 में 10 एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे होंगे, तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में कम से कम एक एम्प्लॉय तो काम कर रहा है ना, तो अगर एक भी कर रहा है तो डिपार्टमेंट नंबर 10 उठा के ले आओ, तो उसको प्रिंट कर दो और बाकी डुप्लीकेशन ख़त्म कर दो। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मैं अभी इस टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको दोबारा से जो आपको रिमाइंड करवाया है। अब हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, हमने ये कहा कि ये सिलेक्ट डिस्टिंक्ट DPTNO, ये डिस्टिंक्ट जो किया है इसने DPTNO के कॉलम को, इसके साथ जो है हमने काउंट का फंक्शन लगाया। अब क्या करेगा ये, यानी पहले तो इसने डिस्टिंक्ट किया, डिस्टिंक्ट करने से डुप्लीकेशन ख़त्म हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया 10, 20, 30। अब इसको काउंट करो कि टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेरी हमने पहले देखी थी, सेलेक्ट सम ऑफ कमीशन, एवरेज ऑफ कमीशन, काउंट ऑफ कमीशन फ्रॉम EMP, ठीक है। तो क्या किया इसने, कमीशन का सम ले लिया, एवरेज ले लिया और टोटल नंबर ऑफ़ काउंट्स बता दिए कि ये 4 हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो 4 ही एम्प्लॉयज़ हैं जिनके साथ कमीशन की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एवरेज बन रहा है 550, वो अभी बन रहा है 4 के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे लगा दें एवरेज के साथ NVL का फंक्शन, ठीक है, अब क्या बताएगा ये, अब इसने क्या बताया। अच्छा, साथ ही इसको राउंड भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले जो 2200 का अमाउंट था वो सिर्फ 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन अब 2200 का जो अमाउंट है वो कितने 15 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, इसको यहाँ पर जो है हम काउंट के साथ जो है हम ये NVL का फंक्शन हम लगा देते हैं।
ठीक है। तो पहले जो 2200 रुपये थे वो सिर्फ 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। एनवीएल का फंक्शन लगा तो ये जो 2200 रुपये थे ये अब 4 लोगों के बजाय 15 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, ये इसकी क्वेरी है। तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी ऐसा कॉलम कि जिसके अंदर नल वैल्यू आ रही है, उसमें आप कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो आप किसी भी ऐसे कॉलम में जिसमें नल वैल्यू आ रही हो तो वो नल वैल्यूज़ को जो है वो इग्नोर कर देता है। तो एनवीएल के ज़रिए जो है इस तरह से हम काम कर सकते हैं, तो वो नल वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेगा। क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ डेटा। अब तक हम सिर्फ ये देख रहे थे कि टोटल सैलरी कितनी है, मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी कितनी है, काउंट वगैरह वगैरह। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन देखनी है, लेकिन अब हमने थोड़ा सा उसको चेंज किया कि मुझे ये बताओ कि डिपार्टमेंट नंबर 10 की टोटल सैलरी कितनी है, 20 की कितनी है, 30 की कितनी है। यानी ये कंपनी है, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी का जो टोटल क्या बन रहा है वो देख लो। वो हमने पहले देख लिया है। अब हमने क्या देखना है, ग्रुप वाइज 10 की अलग बताओ, 20 की अलग बताओ और 30 की अलग बताओ। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, यानी डिपार्टमेंट नंबर जो है उसको प्रिंट करो और साथ ही सम ऑफ सेल दिखाओ, टोटल सैलरी दिखाओ। ठीक है, फ्रॉम EMP। क्या किया इसने, एरर दिया है। क्या एरर दिया है, नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एक तो आपने सेलेक्ट के साथ जो है DPTNO का कॉलम लिखा हुआ है और सेकंड जो है आपने सम ऑफ सेल लिया हुआ है। अब सम ऑफ सेल में तो ग्रुप फंक्शन लगा हुआ है सम का। क्या ये डिपार्टमेंट नंबर का जो कॉलम है इसके अंदर कोई ग्रुप फंक्शन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, ये तो सिंपल लिखा हुआ है। अगर आपकी क्यूरी में कोई ग्रुप फंक्शन यूज़ हो रहा है और उसके साथ कोई सिंपल कॉलम आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें किसी किस्म का कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ, तो उस कॉलम को आपने लाजमी ग्रुप बाय के साथ लिखना है। अब ग्रुप बाय की क्लॉज आ गई आपके पास, ये पहले नहीं थी। जब भी आप क्यूरी लिखेंगे और उसमें अगर कोई ग्रुप फंक्शन मौजूद है और उसके अलावा अगर कोई इसमें कोई सिंपल कॉलम मौजूद है तो उस सिंपल कॉलम को ग्रुप बाय के साथ लाजमी लिखना है, वाजिब है, लाजमी है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही सिंपल कॉलम हो, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर है तो उस कॉलम को ग्रुप बाय के अंदर लिखना लाजमी है। अब इसको चलाएं। अब क्या हो गया, अब ये रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, रिज़ल्ट जो है ना अभी उल्टा आ रहा है, यानी डिपार्टमेंट नंबर 30 सबसे ऊपर आ रहा है। अब इसको हमें सीधा करना है, तो इसको हम ऑर्डर बाय करते हैं। तो ऑर्डर बाय हमारे पास जो ऑप्शन है हम इसे यहाँ पे कहते हैं ऑर्डर बाय 1, यानी कि पहला कॉलम उसके हिसाब से कर दो। और पहला कॉलम कौन सा है, DPTNO का कॉलम है। ठीक है, उसने डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से कर दिया, यानी क्यूरी के अंदर मौजूद जो पहला कॉलम है उसके हिसाब से ऑर्डरिंग कर दो। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ऑर्डर बाय जो है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से ना हो, बल्कि जिस डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा टोटल बन रहा है उसके हिसाब से आए, उसके हिसाब से ऑर्डरिंग हो। यानी सबसे हाईएस्ट सैलरी ऊपर हो, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर बाय 2 और साथ ही डिसेंडिंग, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में असेंडिंग होगा और असेंडिंग में वो मिनिमम वैल्यू ऊपर लेगा। रन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हाईएस्ट सैलरी वाला जो डिपार्टमेंट है वो सबसे ऊपर आ गया। डिसेंडिंग क्यों यूज़ किया, क्योंकि हाई टू लो जाना चाह रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने ऑर्डर बाय 2 लिया है, तो ऑर्डर बाय 2 के अलावा मैं यहाँ पे कुछ और यूज़ कर सकता हूँ, सम ऑफ सेल यूज़ कर सकता हूँ। मैंने लिखा है इसको यहाँ पे सम ऑफ सेल। ठीक है, उसके हिसाब से भी इसने यही रिकॉर्ड दिखा दिया। अच्छा, इसके अलावा और मैं किस तरह ऑर्डर बाय कर सकता हूँ, हालांकि ये टॉपिक जो है मैं आपको ऑलरेडी पिछली अपनी क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो है कोशिश करता हूँ कि चीज़ें जो है पिछली भी साथ साथ चलती रहें। पहले हमने ऑर्डर बाय 2 के हिसाब से किया, सेकंड हमने सम ऑफ सेल के हिसाब से किया, थर्ड हम ये काम करते हैं कि हम इसको यहाँ पर जो है एलियस दे देते हैं। एलियस क्या देते हैं, इसको हम टोटल दे देते हैं। इसको हमने यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे एलियस के थ्रू जो है हमने इसकी ऑर्डरिंग करवाई डिसेंडिंग। ठीक है, तब भी इसने सेम रिज़ल्ट दे दिया हमें। अगर ये कोटेशन आप हटा दें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर ये मैं कोटेशन हटा देता हूँ इसके एलियस में से, तब भी रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है, बस कोशिश होती है कि आपको हर स्टेप में बता दूँ ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। अच्छा, स्पेलिंग जो है मेरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दी है टोटल की। ठीक है,
तो ऑर्डर बाय में हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि हम इसमें एलियस यूज़ कर सकते हैं। वेयर क्लॉज में हम एलियस यूज़ कर सकते हैं? वेयर क्लॉज में हम एलियस यूज़ नहीं कर सकते। ग्रुप बाय में भी हम एलियस को यूज़ नहीं कर सकते। एलियस सिर्फ आप ऑर्डर बाय के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसमें, अब हमने इसको मज़ीद जो है डिटेल में देख लिया। पहले हम क्या देख रहे थे कि इसकी टोटल सैलरी कितनी है, लेकिन अब हमें क्या पता लग रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज जब हमने इसमें ग्रुपिंग कर दी तो इस डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी इतनी है, इस डिपार्टमेंट की इतनी, इस डिपार्टमेंट की इतनी। अच्छा, अब हमने एक काम किया कि हमने DPTNO के साथ जो है जॉब का भी कॉलम ले लिया है, ठीक है। और दूसरा ये काम किया कि हमने यहाँ पे जो ऑर्डर बाई को जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 1 के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको रन किया, क्या कह रहा है ये, नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। उसकी वजह क्या है कि ये जो कॉलम आपने मज़ीद इसके अंदर ऐड किया है ये ग्रुप बाय के अंदर मौजूद नहीं है। ग्रुप बाय के अंदर अभी आपने सिर्फ DPTNO को मेंशन किया है, जॉब को तो मेंशन किया नहीं है, ठीक है। तो हमने सिंपल इस कॉलम को भी इसमें लिख दिया। अब हमने क्वेरी चलाई, अब हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट क्या बन रहा है, अच्छा यहाँ पे जो है हम डिसेंडिंग हटा लेते हैं। अब हमें यहाँ पर देखें मज़ीद इन्फॉर्मेशन पता लग गई। डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी टोटल सैलरी और डिपार्टमेंट 30 में जो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी का जो टोटल है, तो ये हमारे पास जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करने से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर मैं ग्रुप बाय में डिपार्टमेंट नंबर बाद में लिखूं और जॉब को पहले ले लूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा रिज़ल्ट पे? ऑर्डर बाय तो 1 है, रिज़ल्ट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, तो कॉलम जो है इधर उधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ग्रुप बाय में लिखना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। पहले कौन सा लिख दिया बाद में कौन सा लिख दिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्वेरी पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो है एक कॉलम हमने और ऐड किया, हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे काउंट स्टेरिक, तो इससे जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई। डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो क्लर्क हैं उनकी टोटल जो सम ऑफ सैलरी है वो 1300 है और एक ही है डिपार्टमेंट नंबर 10 में क्लर्क, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैनेजर वो भी एक है, प्रेसिडेंट वो भी एक है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह डिपार्टमेंट नंबर 20 में एनालिस्ट आ रहे हैं 2, क्लर्क आ रहे हैं 2, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है इसमें मिल गई है। अच्छा, यही काम जो है अगर हम ये HR के यूज़र में करें, सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID कॉमा जॉब अंडरस्कोर ID कॉमा सम ऑफ सैलरी कॉमा काउंट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज़। एंटर करूँगा तो ये क्वेरी चल जाएगी? नहीं चलेगी, क्योंकि हमने जो सिंपल कॉलम है उनको ग्रुप बाय तो किया नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID कॉमा जॉब अंडरस्कोर ID, ठीक है। ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, एक काम और करते हैं कि ऑर्डर बाय 1,2 यानी पहले कॉलम को करो और फिर सेकंड कॉलम को, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर 10 में एक ही जॉब है, जॉब भी एक है और एम्प्लॉय भी एक है। डिपार्टमेंट नंबर 20 में 2 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और दोनों की अलग अलग जॉब्स हैं और अलग अलग सैलरी है। डिपार्टमेंट नंबर 30 में टोटल 2 जॉब्स हैं। जो पहली जॉब है उसमें 5 एम्प्लॉइज़ हैं और जो सेकंड जॉब है उसमें सिर्फ 1 एम्प्लॉय है। तो जिस जॉब में 5 एम्प्लॉय हैं तो उनका जो भी सम ऑफ सेल बन रहा है वो यहाँ पर आ गया है। डिपार्टमेंट नंबर 50 में अगर आप देखें तो क्या इन्फॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट नंबर 50 इसके अंदर जो हैं 3 जॉब्स हैं, SH क्लर्क, ST क्लर्क और ST अंडरस्कोर मैन। SH क्लर्क जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ 20 हैं, ST क्लर्क टोटल नंबर ऑफ़ 20 हैं और ST मैन टोटल नंबर ऑफ़ 5 हैं। यानी मज़ीद इसको जो है अब हम डिटेल में देख रहे हैं। पहले वो एक कॉलम के हिसाब से दिखा रहा था, अब हमने उसको जो है 2 कॉलम के हिसाब से देख रहे हैं। यानी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ हम इसमें देखते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम
रीजन्स, कितने रीजन्स हैं? टोटल 4 रीजन्स हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्रीज़, हर एक कंट्री का ताल्लुक़ जो है किसी न किसी रीजन से। हमें यह चेक करना है कि हर रीजन में नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितने हैं, उसकी क्या क्यूरी होगी। उसके लिए हम क्या क्यूरी लिखेंगे? हमने लिखा सेलेक्ट काउंट स्टैटिक नंबर ऑफ कंट्रीज़ कॉमा रीजन अंडरस्कोर ID फ्रॉम कंट्रीज़ ग्रुप बाय रीजन अंडरस्कोर ID। तो हमें क्या पता चल रहा है? रीजन ID 1 जो भी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं पढ़ी, तो रीजन ID 1 जो है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो हैं वो 8 हैं। अब ये रीजन ID 1 कौन सी है? ये हमने पहले देखी थी, ये रीजन्स, ठीक है। ये 1 नंबर पे यूरोप है, ये रीजन ID है। 2 नंबर पे अमेरिका है, 3 नंबर पे एशिया है, 4 नंबर पे मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगी? जो रीजन ID जिसकी 1 है उसके अंदर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ़ 8 कंट्रीज़ हैं, और जिसकी रीजन ID 2 है उसकी 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब वो चूँकि दूसरे टेबल के अंदर मौजूद है, तो जब हम ज्वाइनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डायरेक्टली वहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग कर लेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो है पिछले टेबल में जाके जो है कंफर्म करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मैं इस कोड के यूज़र पे वापस जाता हूँ। हमने बात की कि अगर हम ग्रुप फंक्शन के अलावा अगर कोई सिंपल कॉलम लिखते हैं तो उसको हम ग्रुप बाय में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हम लिखें सेलेक्ट सम ऑफ सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय DPTNO। अब क्या होगा? चलिए इसको रन करते हैं। अच्छा, ये क्यूरी तो चल गई है, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें 9400 जो है वो कौन से डिपार्टमेंट का है, लेकिन यहाँ पे क्यूरी की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है। यानी आप सेलेक्ट के स्टेटमेंट में उस कॉलम को लिखें ना लिखें, चूँकि टेबल के अंदर वो कॉलम मौजूद है, आप उसको ग्रुप बाय में लिख सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा हम करते नहीं हैं। हम यूज़ उन्हीं कॉलम्स को कर रहे होते हैं ग्रुप बाय के अंदर जिनको हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ मेंशन किया होता है। तो रिज़ल्ट जो है अभी आपका मीनिंगफुल नहीं है, इस वजह से कन्फ्यूजन हो रही है। अब हमने लिखा है यहाँ पे DPTNO, ठीक है। अब रिज़ल्ट समझ में आ रहा है। बहरहाल वो भी एक यूज़ था। अब ये क्यूरी जो वही काम कर रही है, लेकिन हमें पता तो लगे रिज़ल्ट क्या आया है, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है? द ग्रुप बाय कॉलम डज़ नॉट हैव टू बी इन द सेलेक्ट लिस्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अंदर लिखा हुआ भी हो, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, ठीक है। अच्छा, ग्रुपिंग बाय मोर देन 1 कॉलम, ये भी हमने करके देखा। जैसे हमने DPTNO के साथ जो है वो जॉब का कॉलम भी लिया था, ठीक है। फिर हमने HR के यूज़र में भी जाके चेक किया था, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेरी में क्या प्रॉब्लम है? देखें, सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID काउंट लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज़। इलीगल क्वेरी। इलीगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID जो है वो ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर आएगा, वो यहाँ पे लगाया नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये मेंशन हो गया है, तो ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो लगानी ज़रूरी होती है, ये हमें पता लग गया है। अच्छा, अब दूसरा जो एक मसला आता है, जो यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज़ की गई है ग्रुप बाय के साथ, अब इसको देखते हैं। अब मैं लिखूँ यहाँ पे सेलेक्ट DPTNO सम ऑफ सेल। अच्छा, सम ऑफ सेल जो है हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय DPTNO। तो ये क्या करेगा कि हर डिपार्टमेंट की जो सबसे मैक्सिमम सैलरी है वो लेकर आ जाएगा। साथ ही हमने इसको जो है ऑर्डर बाय भी कर दिया।
अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? हमने यहाँ पे क्यूरी बना दी कि मुझे हर डिपार्टमेंट की जो है मैक्सिमम सैलरी देखनी है, मगर मज़ीद मुझे उन डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी देखनी है जिनका मैक्सिमम जो है वो 4000 से ज़्यादा हो। तो ये एक कंडीशन जो है मैंने एडिशनल उसमें लगानी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वेयर की कंडीशन लगा दी, वेयर मैक्स ऑफ सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 4000। ये कंडीशन की बात हुई थी ना अभी। क्वेरी को रन करते हैं, क्या कह रहा है, ग्रुप फंक्शन इज़ नॉट अलाउड हेयर। मतलब ये कि वेयर क्लॉज को ग्रुप फंक्शन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें यहाँ वेयर क्लॉज यूज़ हुई है, तो वो कह रहा है कि आपने वेयर क्लॉज के साथ जो है ग्रुप फंक्शन को यूज़ नहीं करना है। या हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप फंक्शन को वेयर क्लॉज जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। वेयर क्लॉज का क्या काम है, सिंपल रिकॉर्ड जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, जिसकी जॉब जो भी है वो लेके आ जाओ, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 या 20 30 जो भी है वो लेके आ जाओ, तो सिंपल कॉलम को वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है। लेकिन वेयर क्लॉज जो है आपके ग्रुप फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। तो अगर ग्रुप फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं और ग्रुप फंक्शन को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके साथ वेयर क्लॉज यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने वेयर क्लॉज को तो यहाँ पे कमेंट्स कर दिया, ठीक है, और हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे लिखा कि हैविंग मैक्स ऑफ सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 4000। वही कंडीशन जो कि ऊपर वेयर क्लॉज के साथ लिखी थी वो यहाँ हैविंग के साथ जो है हमने मेंशन कर दी है, ठीक है। यानी हमें हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी देखनी है, किन की, जिनका मैक्सिमम जो सैलरी है जिनकी वो एटलीस्ट 4000 लाजमी हो। अब हमने इसको रन किया तो ये रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। एक डिपार्टमेंट ऐसा है, डिपार्टमेंट नंबर 10, जिसका मैक्सिमम जो है वो 4000 से ज़्यादा है। तो ग्रुप फंक्शन को अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है तो आपको वेयर क्लॉज नहीं बल्कि हैविंग क्लॉज के ज़रिए जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करवाना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो है वेयर का काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर हैविंग यूज़ कर लिया तो आप यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज़ नहीं कर सकते। वेयर क्लॉज से जो आप काम कर सकते हैं वो अभी भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बस इतना याद रहे कि वेयर क्लॉज से जो ग्रुप फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, यानी उसमें आप सिंपल कॉलम पर तो कंडीशन लगा सकते हैं, ग्रुप फंक्शन के साथ नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने हैविंग की क्लॉज लिखी है ये मैंने ग्रुप बाय के नीचे लिखी है, इसको मैं ग्रुप बाय से ऊपर भी लिख सकता हूँ, लेकिन चूँकि थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू आ जाता है जिसकी वजह से हैविंग क्लॉज को जो है ग्रुप बाय के बाद ही लिखा जाता है। यानी बेसिकली हम जो उसे पहले कह रहे हैं कि पहले जो आप ग्रुपिंग कर दो, ग्रुपिंग के बाद जो हम कंडीशन बता रहे हैं वो कर दो, ठीक है ना। तो लॉजिकली भी एक चीज़ देखी जाए तो पहले जो काम परफॉर्म हो रहा है उसी को आप पहले देंगे। अब एक काम आपने परफॉर्म बाद में करना है, आपने एडिशनल कंडीशन आपने एक सब क्वेरी लगा दी है और सब क्वेरी को आप कह रहे हैं पहले कर दो और जो आउटर क्वेरी है उसका बाद में करो, तो थोड़ा सी अजीब सी लॉजिक आ जाती है। रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन परफॉर्मेंस का इशू आएगा, तो हम इसी वजह से जो है इसको हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है यू कैन नॉट यूज़ द वेयर क्लॉज टू रिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करते। यू यूज़ द हैविंग क्लॉज टू रिस्ट्रिक्ट ग्रुप, हैविंग क्लॉज के ज़रिए जो है आप ग्रुप फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज़ ग्रुप फंक्शन इन द वेयर क्लॉज, जैसे कि मैं आपको पहले एग्जाम्पल में बता चुका हूँ कि वेयर क्लॉज के साथ जो है ग्रुप फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल कॉलम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिंग ग्रुप रिजल्ट विद द हैविंग क्लॉज, ये हम पिछले एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो किस तरह से हमने जो है हैविंग क्लॉज के ज़रिए जो है ग्रुप फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करवाया था, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हमने देखा कि ग्रुप फंक्शंस की टाइप्स कौन सी होती है, ग्रुप फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड को किस तरह से ग्रुप फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं, नल वैल्यूज़ को ग्रुप फंक्शन में जो है हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्रुप बाय क्लॉज को हमने देखा, हैविंग क्लॉज को देखा कि किस तरह से जो है हम ग्रुप फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं हैविंग क्लॉज के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो आपको बखूबी अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।